हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईवर्धम एजुकेशन। मैं हूं आपकी साइंस कोच, साइंस एजुकेटर परमजीत कौर और आज मैं लेके आई हूं आपके लिए बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 जो कि हमारा वेरी फर्स्ट चैप्टर है बायो के अंदर, लाइफ प्रोसेसेस। और इस चैप्टर का वेटेज भी बहुत ज़्यादा है और इसी के साथ अगर बात करें बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। जैसे कि आप सभी को पता ही है, रोब जो है हमारा एक प्रोग्राम है जिसके अंदर हम रिविजन ऑफ बोर्ड एग्जाम्स करवा रहे हैं फॉर 2026 के लिए। तो जो भी बच्चे जिनके हाफ ईयरली में मार्क्स नहीं आए थे या फिर कम रह गए हैं या फिर बैकलॉग बहुत सारा इकट्ठा हो गया है, कुछ टॉपिक हैं जो हमें समझ नहीं आ रहे हैं, पूरा चैप्टर तो मुझे आता है, मुझे लिखना नहीं आ रहा है, मैं आंसर नहीं लिख पा रहा हूँ, तो ये जो सारी आपकी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन है आपका रोब। और अगर हम बात करें रोब के साथ, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर जो कि है बायो का हमारा लाइफ प्रोसेसेस विद परम मैम। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स, यहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा फूड मॉलिक्यूल्स का। जो भी फूड अभी हमने इनटेक किया था, जो भी फूड हमने खाया है उसका ऑक्सीडेशन होना, मतलब ऑक्सीजन की हेल्प से उसका ब्रेक डाउन होना। लाइक ग्लूकोज अकर्स टू रिलीज एनर्जी, वो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड करेगा, फिर ग्लूकोज बना के देगा और ग्लूकोज जैसे ही उसने बना के दिया या ग्लूकोज जो है वो भी ऑक्सीडाइज होकर के लास्ट में हमें क्या बना के देगा, एनर्जी। जो एनर्जी वो रिलीज करेगा, एनर्जी क्यों चाहिए, कोई भी काम करने के लिए, कोई भी वर्क करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, जो फूड आपने इनटेक किया वहां से। अब फिर बात आती है, इट इज एसेंशियल फॉर लाइफ, ये लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर कैरिंग आउट ऑल द लाइफ प्रोसेसेस। जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं उनको करने के लिए भी एनर्जी चाहिए। और इसी के साथ में अगर हम बात करें, कीप द ऑर्गेनिज्म अलाइव, ऑर्गेनिज्म को अलाइव यानी हमारी सर्वाइवल के लिए भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सर्वाइवल लाइफ प्रोसेसेस से होगा। लाइफ प्रोसेसेस तब हो पाएंगे जब एनर्जी है। ओके, हमारे पास कुछ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होते हैं। ये क्या होता है, दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं विच आर यूज्ड इन रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन के अंदर यूज किए जाते हैं टू प्रोवाइड एनर्जी। ओके, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए रेस्पिरेशन में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे काम आ रहे हैं उन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ओके, मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज ग्लूकोज। मोस्ट कॉमन क्या है, ग्लूकोज है। ऐसे कई सारे हो सकते हैं, जैसे अगर हम बात करें हमारे पास में आगे हम देखेंगे प्रोटीन से, जैसे हमने अमीनो एसिड बनते हुए देखा था, ग्लूकोज बन गया, ऐसे ही फ्रक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया, ये सारे के सारे रेस्पिरेटरी हमारे पास सबस्ट्रेट रहेंगे। अब देखो, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन जो होता है हम सबको वो इसमें है। सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, क्योंकि जब हम ब्रीदिंग पढ़ रहे हैं, ब्रीदिंग का मतलब क्या है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर। ओके, तो उसी को हम रेस्पिरेशन समझ लेते हैं, यानी सांस लेना ही रेस्पिरेशन है, क्या समझते हैं। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंसेस हैं। ब्रीदिंग इज द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस दैट involves inhaling and exhaling air through the respiratory system। respiratory system के थ्रू inhale और exhale होना वही हमारे पास क्या है, breathing है। और इसी के साथ अगर बात करें रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस, जबकि वो क्या था, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस था। और यहाँ पे क्या होगा, टू प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, ग्लूकोज से एनर्जी बनाने को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। When ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, ऑक्सीजन जब प्रेजेंट है तब बनेगी एनर्जी, विदाउट ऑक्सीजन नहीं बनेगी, क्या बनेगी लेकिन बहुत कम। ठीक है, इसको भी हम पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि ब्रीदिंग के अंदर ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है, वो एक केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, याद रख लेंगे। ब्रीदिंग अकर्स बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बाहर से आपने एयर को लिया अंदर, इनहेल, आपने एयर को अंदर से बाहर दिया, दैट इज एक्सहेल। ये एनवायरनमेंट के साथ जो हम कर रहे हैं दैट इज ब्रीदिंग। ठीक है, लेकिन रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन सेलुलर लेवल, या फिर हम बोल सकते हैं एट सेलुलर लेवल, सेलुलर लेवल पे हो रहा है। ठीक है, अब फिर हम याद रखेंगे ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स बोथ एक्टिव एंड पैसिव प्रोसेसेस। ब्रीदिंग एक्टिव और पैसिव दोनों प्रोसेसेस को इन्वॉल्व करती है, जबकि रेस्पिरेशन इज ओनली एक्टिव प्रोसेस, ये सिर्फ और सिर्फ एक्टिव प्रोसेस है। ओके, फिर हम बात करेंगे गैस एक्सचेंज एंड वेंटिलेशन। ये गैस एक्सचेंज के लिए ज़रूरी है, आपने बाहर से
O2 लिया और CO2 दे रहे हैं, ये गैस एक्सचेंज हो गया। और वेंटिलेशन के लिए क्यों ज़रूरी है? वेंटिलेशन आपको पता है कि बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करने के लिए या मेंटेन रखने के लिए वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है एंड गैस एक्सचेंज, जैसे ही गैस आई ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन आते ही ये ब्रेक डाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स करने लग जाएंगे, जो भी आपके रेस्पिरेटरी सब्सटेंस हैं उनको ये ब्रेक डाउन करेंगे। फिर इसके बाद अगर बात करें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हो रहा है यहाँ पे क्या क्या होगा? यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस होगा। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। फिर क्रैब साइकिल होती है, फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है यहाँ पे। अब देखेंगे ब्रीदिंग डज नॉट प्रोड्यूस एनर्जी, ब्रीदिंग कोई भी एनर्जी नहीं बनाती, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस एनर्जी एंड वेस्ट प्रोडक्ट, रेस्पिरेशन वेस्ट प्रोडक्ट भी बनाएगा और उसी के साथ में एनर्जी भी बना के देगा। ब्रीदिंग इज बोथ वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री, ब्रीदिंग वॉलेंट्री भी होती है और इनवॉलेंट्री भी होती है, जबकि हमारे पास में रेस्पिरेशन क्या होता है? इनवॉलेंट्री, हमेशा क्या रहेगा? इनवॉलेंट्री रहेगा। ओके, फिर हम आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन हमने देख लिया कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड है। दो टाइप का हमारा रेस्पिरेशन होता है, एक तो होगा एरोबिक और एक होगा एनारोबिक। जो एरोबिक वाला है उसमें क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये होगा, यानी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। और ये वाला जो है हमारा एनारोबिक, एनारोबिक कब होगा? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं भी होगी तो होगा ये, या फिर हम बोल सकते हैं सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, या फिर लैकिंग ऑफ ऑक्सीजन, ये तब होगा। ठीक है, याद रख लेंगे कि एनारोबिक कब होता है और एरोबिक कब होता है। अब देखो एक एक करके इनको पढ़ते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन होगा तो ये होगा, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन एंटी ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होती। ऑक्सीजन एब्सेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट, ये रिलीज करता है मोर एनर्जी। जब ये क्या करेगा? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा एरोबिक से तो ज्यादा एनर्जी बनेगी, और एरोबिक अगर हम बात करें, एरोबिक ज्यादा बना रहा है और एनारोबिक क्या करेगा? कम एनर्जी बनाएगा। जैसे यहाँ पे दे भी रखा है, यहाँ पे 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी या फिर एटीपी हमें मिलता है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी मिल रहा है। तो देखो कितना ज्यादा यहाँ पे हमारे पास में डिफरेंस है। इसी के साथ में अपन देखते हैं यहाँ पे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी, यहाँ इन्होंने बना के दे दिया है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी। यहाँ पे क्या क्या बनेगा? यहाँ पे बनता है लैक्टिक एसिड, इथेनॉल, एनर्जी भी बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा, और एनर्जी जो रहेगी वो कम बनेगी। ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रोक डाउन, यहाँ पे क्या होगा? ग्लूकोज पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो गया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्लूकोज नॉट कंप्लीटली ब्रेक डाउन। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज यहाँ पे कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। ये होता है एरोबिक रेस्पिरेशन हमेशा कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि एनर्जी को स्टोर करके रखता है। इसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल भी। अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है? ये होगा हमारे साइटोप्लाज्म में, यानी हमें याद रखना है सेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है दैट इज साइटोप्लाज्म, वहां पे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। अब हमें देखना है एरोबिक रेस्पिरेशन की स्टेटमेंट क्या है। इट इज अ प्रोसेस इन विच देयर इज कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड। कंप्लीट ब्रेकडाउन हो गया है फूड का, उसे हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। जबकि अगर हम बात करें, ये ग्लूकोज जो है यहाँ पे कंप्लीटली ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज का, किसमें? CO2 बनाएगा प्लस H2O बनाएगा प्लस आपको एनर्जी बना के देगा। तो ये हमारे पास है क्या? ये पर्टिकुलरली हमारे पास है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, और इसको ही हम क्या बोल रहे हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। यानी सिंपल सी बात है, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कंप्लीट फूड का ऑक्सीडेशन हो जाए, कंप्लीटली फूड क्या हो जाए? ब्रेकडाउन होकर के वो बना दे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन होना जरूरी है, ये ऑक्सीजन के साथ में ही हो रहा है, ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगी, प्लस यहाँ पे क्या होगा? वाटर के साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में एनर्जी भी रिलीज होगी। अब हम आगे देखते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है। एनारोबिक रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे व्हेन फूड इज ऑक्सीडाइज, जब फूड ऑक्सीडाइज हो रहा है विदाउट यूजिंग मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के ये होगा, द रेस्पिरेशन इज नोन एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में स्पेशली होता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या है? फर्मेंटेशन इज अ काइंड ऑफ anaerobic respiration
in which the microorganism like yeast break down glucose into ethyl alcohol and carbon dioxide and energy. yeast तो ये करता है, लेकिन ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, ये जो फर्मेंटेशन है, फर्मेंटेशन हमें पता लग गया एनारोबिक रेस्पिरेशन का एक टाइप है, लेकिन फर्मेंटेशन के भी दो टाइप होते हैं. फर्मेंटेशन एक तो होता है हमारे पास में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और दूसरा हमारे पास में क्या होगा, सेकंड हमारे पास होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. तो याद रखेंगे ये तो कहाँ हो रहा है, ये अल्कोहलिक वाला है जिसमें इथाइल अल्कोहल बन रहा है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके. यहाँ पे क्या होगा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के अंदर होता है जो हमारे पास में मसल सेल्स हैं, अगर उन तक जितनी डिमांड ऑक्सीजन कर रहे थे वो उतनी ऑक्सीजन नहीं पहुंची है, कमी होगी ऑक्सीजन की, तब लैक्टिक एसिड बनने लग जाएगा मसल के अंदर. ठीक है, इसी को अपन समझते हैं. ये हमारे पास में प्रॉपर फ्लो चार्ट है रेस्पिरेशन का. ठीक है, इसे बिल्कुल ध्यान से समझेंगे और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, फ्लो चार्ट ऑफ रेस्पिरेशन हम यहाँ से पढ़ रहे हैं. फ्लो चार्ट ऑफ रेस्पिरेशन में क्या आ रहा है, सबसे पहले ग्लूकोज. ग्लूकोज कहाँ से मिला, जो भी फूड आपने इंटेक किया था वहां से आपको ग्लूकोज मिला. ग्लूकोज आपका 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है. ओके, फिर ग्लाइकोलाइसिस होता है. ग्लाइकोलाइसिस वो प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर के पायरुवेट बनाता है. पायरुवेट एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है. पायरुवेट बनने के साथ साथ यहाँ पे एनर्जी भी बनती है. इट मीन्स कि ग्लूकोज ने ग्लाइकोलाइसिस किया और उसने पायरुवेट बनाया, पायरुवेट के साथ में एनर्जी बनाई. अब 6 कार्बन का कंपाउंड था, 3 कार्बन में अगर बना है तो हमें यहाँ से खुद पता लग जाएगा कि 2 पायरुवेट बनेंगे. कितने पायरुवेट बनेंगे, 2, क्योंकि 6 को ब्रेक किया 3 and 3 में. ओके, अब ये 3 and 3 मतलब पायरुवेट आगे जाके क्या करता है, पायरुवेट 3 तरह के प्रोसेस कर सकता है. पायरुवेट अगर माइटोकॉन्ड्रिया में है और ऑक्सीजन भरपूर प्रेजेंट है, यानी ऑक्सीजन बहुत सारी हमारे पास में है, तो उस ऑक्सीजन को यूज करके पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में. ओके, फिर पायरुवेट जो है अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में है और वो भी किस में, ईस्ट के अंदर, अगर ऐसा है तो वो बनाएगा इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं. इथेनॉल बनाएगा और इसी के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एंड हमारे पास में बना देगा वाटर. अब याद रखेंगे इथेनॉल जो है वो 2 कार्बन का कंपाउंड है. देखो 3 कार्बन से इनने 3 कार्बन ही बनाया है. यहाँ पे 2 कार्बन का ये हो गया और 1 कार्बन का ये हो गया. यहाँ पे 3 कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएंगे. ओके, फिर अगर हम बात करें लैक ऑफ ऑक्सीजन, अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है तब क्या होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो मसल सेल्स के अंदर ये होता है, तो वहां बनेगा हमारे पास में लैक्टिक एसिड. लैक्टिक एसिड भी आपका क्या है, 3 कार्बन का एक कंपाउंड है. अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहां सब में एनर्जी बनेगी. ठीक है, यहां पे जो एनर्जी बनेगी वो बनेगी 38 ATP. ATP इज द करेंसी ऑफ एनर्जी, ये हम पढ़ के आ गए क्लास 9th में. अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे जो एनर्जी बनेगी वो बनेगी हमारी 2 ATP और यहाँ पे भी एनर्जी कितनी बनेगी, 2 ATP. तो हमें याद रखना है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो बनती है वो कहाँ बनेगी, हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन में इन माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, और उसके बाद में लैक्टिक एसिड जो मसल के अंदर बनता है, ये कौन सा एसिड है, ये वो एसिड है जिसकी वजह से आपको ये लगता है आज हमने बहुत सारा वर्कआउट कर लिया और फिर हमारे मसल्स जो हैं, मसल के अंदर मसल क्रैम्प्स आ रहे हैं या फिर हमारे पैर में दर्द हो रहा है, मसल पेन हो रहा है. ऐसा कब होता है, आप चले गए किसी एक यात्रा पे. ठीक है, अब आप जब यात्रा पे गए हो, यात्रा पे जाने के बाद में आपको ये लगता है कि हाँ वहाँ से जब वापस आ जाते हैं बहुत सारे पैदल चल लिए, फिर उसके बाद में वापस आए तो फिर हमारी जो थाई मसल्स है ना वो पेन कर रही हैं, तो वो हो रहा है आपके लैक्टिक एसिड की वजह से. क्योंकि जितनी उस टाइम पे डिमांड कर रही थी आपकी मसल, थाई मसल जितनी डिमांड कर रही थी ऑक्सीजन की, उतनी ऑक्सीजन उसको नहीं मिली. नहीं मिलने की वजह से उसने लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन किया है जिसको हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. तो याद रख लेंगे इनकी वजह से मसल क्रैम्प आते हैं. ओके, तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, पहले PYQ क्वेश्चन है 24, 22 एंड 20 के अंदर ये क्वेश्चन आया है. क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग पाथवे शोइंग द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. ये इसे कंप्लीट करना है अपन को. देखो अभी हमने पढ़ा ग्लूकोज 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है, साइटोप्लाज्म में है ग्लूकोज, तो वो क्या बना के देगा, 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल बना के देगा.
ग्लाइकोलाइसिस करके क्या बनाएगा 3 कार्बन का एक कंपाउंड जो कि है हमारा पायरुवेट। हम लिख देंगे यहाँ पे पायरुवेट, इसने हमें बना दिया पायरुवेट। अब पायरुवेट जो है वो आगे जाके क्या करेगा, पायरुवेट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाने के बाद क्या बनाता है, पायरुवेट बनाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। तो यहाँ पे इन्होंने एनर्जी हमें दे रखी है, H2O दे रखा है, हमें सिर्फ CO2 लिखना है। तो CO2 यहाँ आएगा एंड पायरुवेट इज फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड बताना था, हमने बता दिया, याद रख लेंगे इसको। देखो PYQ में भी ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो जो डायग्राम है वो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब देखो, अब हमें पढ़ना है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जो अभी हम पढ़ के आ गए। अगर विग्रस एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी ऐसे करते हैं ऑक्सीजन की कमी से, मसल क्रैम्प्स या फिर मसल फटीगनेस जो आती है वो इस वजह से आ रही है। अब देखेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की बात करें तो यहाँ पे 3 चीजें हैं, स्टोमेटा है, लेंटिसेल्स हैं, रूट हेयर्स हैं। स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा लीव्स में या फिर ग्रीन स्टेम में प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करेंगे, रेस्पिरेशन करवाएंगे। ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं ये हमारे पास में स्टोमेटा है। ऐसे ही लेंटिसेल्स जो होते हैं, लेंटिसेल्स पर्टिकुलरली यहाँ पे ऐसे तुम्हें दिख रहे हैं लेंटिसेल्स, ये भी क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज करवा रहे हैं। और रूट हेयर्स भी क्या करते हैं, आपको पता है रूट हेयर्स जो हैं वो मिनरल्स के साथ साथ नीचे जब हम सॉइल के अंदर इतनी सारी रूट्स हैं तो वो रूट हेयर्स छोटे छोटे होने की वजह से फटाफट से क्या करेंगे, गैसियस एक्सचेंज करवाएंगे। तो हमें ये याद रखना है। अब अपन देखते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट। ये होता है सिंपल डिफ्यूजन से। डिफ्यूजन का एक प्रोसेस क्या है, डिफ्यूजन का एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, आपका ऑक्सीजन या फिर CO2 या फिर गैस क्या हो रही है, गैस का मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव होता है थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेल के पास में एक मेम्ब्रेन होती है सेमी परमेबल, जो कि क्या करती है, एग्जिट और एंट्री पे एक वो लगा रखा है कि हाँ किस किस को आने देना है, किसको नहीं आने देना, तो वो मेम्ब्रेन है। तो हमें याद रखना है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस सिंपल डिफ्यूजन से हो रहा है। रूट टिप, शूट टिप, बड्स, जर्मिनेटिंग सीड्स हैविंग हाई रेट ऑफ रेस्पिरेशन, इनके पास में क्या होता है, हाई रेट ऑफ रेस्पिरेशन रहता है। क्यों, क्योंकि इनके पास में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, यानी अभी भी इनके सेल्स क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइडिंग कैपेबिलिटी है। अब देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, हमें यहां से पढ़ना है रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग की अगर बात करें तो हमें पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी पाथवे पढ़ना है, जो कि स्टार्ट होता है नोज से। हमें पता है हमारे नोज से हम क्या कर रहे हैं, हम रेस्पायर कर रहे हैं यानी ब्रीदिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब देखें सिंपल सी बात है, इट बियर्स 2 एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। आपको सबको पता है कि हमारे नोज में 2 एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स हैं। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट, ओपनिंग आउटसाइड, ईच लीडिंग टू द नेजल चैम्बर। ये कहाँ जाएगा, नेजल चैम्बर में जाएगा, विच ओपन्स इनटू द फैरिंक्स बाय इंटीरियर नॉस्ट्रिल। ये कहाँ, फैरिंक्स में ओपन होगा। फैरिंक्स में ओपन होने के बाद में फैरिंक्स इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। नेजोफैरिंक्स, नेजोफैरिंक्स का मतलब क्या है, एक ऐसा एरिया जहाँ पे इंटरनल नॉस्ट्रिल ओपन होता है। ओरोफैरिंक्स, जहाँ पे क्या होगा, हमारे पास में एक फेरेंजियल एरिया जहाँ पे माउथ कैविटी ओपन होती है। और एक है लैरिंजोफैरिंक्स। लैरिंजोफैरिंक्स में क्या होगा, लैरिंग्स जो है वो आगे लीड करेगा। अब देख लेंगे हमारे पास में लैरिंग क्या है, लैरिंग्स एक वॉइस बॉक्स है जिसकी वजह से हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है। अगर हम बोलें कि ये साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है और इट इज होलो कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर, ये कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर है और होलो है। ठीक है, द अपर एंड ऑफ विंड पाइप में ये प्रेजेंट रहेगा। अब विंड पाइप क्या है, ट्रैकिया। ट्रैकिया जो है वो सी शेप्ड इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग्स के साथ में क्या होती है, कवर होती है। जैसे यहाँ पे देखो ये तुम्हें दिख रही है सी शेप्ड, सारी की सारी क्या है, हमारे पास में कार्टिलेजनस रिंग्स है। तो आपको ये यहाँ पे दिख रहा है। तो ये क्या करती हैं, कवर करती हैं इनको और प्रिवेंट करेंगी कोलैप्सिंग से। कोलैप्स होने का मतलब क्या होता है, कोलैप्स होने का मतलब होता है जैसे आपने एक बलून लिया, बलून में जैसे हवा भरी है ना, तो उसमें हवा भर गई, वो एक्सपैंड हो गया, जैसे हवा बाहर निकली वो कोलैप्स हो जाता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं कोलैप्स। अब
यहाँ पे क्या है, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में ये आगे जाता है। जैसे हम बात करें, यहाँ से हमारी नेजल कैविटी स्टार्ट हो रही थी, अंदर आई एयर, ट्रैकिया में आने के बाद में लंग्स में जाएगी। लंग्स में जो डिवीजन दे रखा है एक यहाँ पे ट्रैकिया के बाद में, दिस इज नोन एज ब्रोंकाई। ब्रोंकाई जो है आगे ब्रोंक्यूल्स में जाता है और उसी के बाद में हमारे पास में क्या आता है, लंग्स। लंग्स में एंटर करते ही लंग्स जो हैं वो एक पेयर में प्रेजेंट है, स्पॉन्जी बैग लाइक ऑर्गन्स हैं विच इंक्लोज्ड बाय अ डबल लेयर मेम्ब्रेन। क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्या है, ये डबल लेयर से कवर्ड रहेंगे। डबल लेयर से जब ये कवर्ड रहेंगे उसको ही हम कवरिंग को बोलते हैं प्लूरा या फिर प्लूरल मेम्ब्रेन। एल्वुलाई जो है वो ऐसे स्ट्रक्चर हैं, ऐसे फंक्शनल इस यूनिट के साथ में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारे लंग्स की एल्वुलाई। एल्वुलाई एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एक्चुअल साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज है एंड द वॉल ऑफ द एल्वुलाई हैज द एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। जो हमारे पास में एल्वुलाई है एक बलून है जिसके चारों तरफ क्या है, ब्लड कैपिलरीज हैं जो कि क्या करेंगी, गैस एक्सचेंज करके और उन्हें ब्लड में दे देती हैं डिफ्यूजन के प्रोसेस से, और ब्लड में जाने के बाद में वो जो गैस है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा। ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि पर्टिकुलरली बिलो लंग्स, लंग्स के नीचे एक क्या है, एक हमारे पास में मस्कुलर शीट प्रेजेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम। मतलब यहाँ पे एक डायफ्राम प्रेजेंट रहता है, अभी हम देखेंगे भी। ओके, तो ये पर्टिकुलरली ऐसा अब पाथवे आपसे पूछा जाए, कभी भी पाथवे पूछा जाए, डायफ्राम तुम्हें पता लग गया। जैसे क्या होगा, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से, मतलब बाहर से, यहाँ से नॉस्ट्रिल से आपने नेजल कैविटी में लिया, नेजल कैविटी से फिर कहाँ जाएगा, फेरिंग्स में, फेरिंग्स से फिर जाएगा लैरिंग्स में, लैरिंग्स के बाद में ट्रैकिया में गया और ट्रैकिया के बाद में ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वुलर सैक दैट इज एल्वुलाई, और एल्वुलाई से फिर कहाँ डिफ्यूजन करके ब्लड कैपिलरीज में दे देगा। ओके, तो अब इसको समझते हैं पर्टिकुलरली हमारे। अब देखते हैं कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो हमारी एक्सटर्नल एयर है वो कैसे हमारी बॉडी के अंदर आ रही है। ओके, ये हमारे पास में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम दे रखा है, अब इसको अपन देख लेंगे फटाफट से। ये देखो, एयर है ना, एयर स्टार्ट हुई, नॉस्ट्रल से आ रही है, आपको दिख रहा है, नेजल कैविटी में जा रही है, दिस इज नेजल कैविटी। नेजल कैविटी में जाने के बाद में यहाँ पे देखो, यहाँ पे पर्टिकुलरली क्या है, ट्रैकिया, ट्रैकिया में गई और उसी टाइम पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास में लैरिंग्स रहेगा। लैरिंग्स देखो क्या काम करता है, यहाँ पे जैसे ही कोई फूड जाएगा, फूड की जाने की वजह से वो उसको बंद कर देता है ताकि गलती से भी हमारा फूड उसके अंदर एंट्री ना ले ले। अब क्या होगा, ट्रैकिया में आ रहा है, ट्रैकिया में आपको सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स दिख रही हैं अच्छे से। फिर उसके बाद में क्या होगा, वो ही आपकी कहाँ चली जाएगी, ब्रोंकाइज में जाएगी। और ट्रैकिया के अंदर क्या है, छोटे छोटे से सीलिया लाइक स्ट्रक्चर हैं जो कि एब्जॉर्ब करेंगे। अब ब्रोंकाई में जाने के बाद लंग्स में आ गई, लंग्स में जाने के बाद में ब्रोंक्यूल्स में आई, और ये एल्वुलाई, एल्वुलाई के चारों तरफ अपन को क्या दिख रहा है, एल्वुलाई के चारों तरफ अपन को क्या दिख रहा है, बहुत सारी कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज जो है ये क्या करेंगी, डिफ्यूजन का प्रोसेस करेंगी और फटाफट से हमारा पूरा का पूरा जो ऑक्सीजन है वो कहाँ चला गया है, ब्लड में, और ब्लड क्या करेगा, पूरी बॉडी में उसे सर्कुलेट करेगा। ओके ओके, अब हम समझते हैं कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो एक्चुअली वर्क कैसे करता है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे पास में दो लंग्स रहते हैं, दोनों लंग में डिफरेंट रहता है। यहाँ पे अगर हम देखें 3 लोब्स में है डिवाइडेड है, वो 2 लोब्स में, और इन्हीं के बीच में एक क्या कार्डियक नॉच रहता है जहाँ पे आपका हार्ट सिचुएटेड है। ठीक है, अब लंग्स के अंदर ये जैसे ट्रैकिया आता है, ट्रैकिया के बाद में ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद में ब्रोंक्यूल्स आते हैं, ये ब्रोंक्यूल्स हैं, ब्रांचेस हैं, और इन्हीं के साथ में एल्वुलाई, एल्वुलाई के चारों तरफ आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमारे पास ब्लड कैपिलरीज रहती हैं जिनके अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन जो है ब्लड के अंदर डिफ्यूज होकर के जाएगा और ब्लड आरबीसीज के साथ में अटैच होते हुए ऐसे मूव करता है। तो इसी को हम बोलते हैं कि रेस्पिरेशन का जो पूरा प्रोसेस है ह्यूमंस के अंदर ऐसे परफॉर्म हो रहा है, और ये पूरा का पूरा फिर क्या होगा, पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा। ओके ओके, अब देखते हैं कि स्टेप्स क्या है हमारे रेस्पिरेशन के। रेस्पिरेशन का स्टेप क्या है, ब्रीदिंग, ब्रीदिंग हम कैसे करें, इनहेल और एक्सहेल, वो ब्रीदिंग है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो रहा है, इंटरनल रेस्पिरेशन हो गया, सेल्यूलर रेस्पिरेशन हो गया, ये हमारे अलग अलग रेस्पिरेशन है। अब अगर हम देखें यहाँ पे पर्टिकुलरली मैकेनिज्म क्या है,
हमारी ब्रीदिंग का। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, इनहेलेशन को इंस्पिरेशन भी बोलते हैं, यानी फ्रेश एयर जो है उसका इनटेक जो आउटसाइड से आप कर रहे हैं वो हमारे पास में इनहेलेशन है, ठीक है। और एक्सहेलेशन का मतलब क्या है, ये एक पैसिव प्रोसेस है जिसमें क्या होगा, आप एक्सहेल करेंगे, ब्रीद आउट करेंगे, जितनी भी एयर है उसे ब्रीद आउट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं एक्सहेलेशन और इनहेलेशन में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे हमें दिख रहा है इस पिक्चर में, अगर आप देखो एयर अंदर आई, एयर जैसे ही अंदर आई तो डायफ्राम जो है वो फ्लैट हो जाता है। क्यों, एयर जैसे ही अंदर आएगी तो ये जो लंग्स रहेंगे ये पूरी तरह से क्या हो गए, भर गए हवा से। हवा से भरने की वजह से ये क्या होंगे, पर्टिकुलरली दबाव डालेंगे हमारे किस पे, इनका प्रेशर पड़ेगा किस पे, हमारे डायफ्राम पे, डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा। और यहाँ पे एक्सहेलेशन की अगर बात करें, एक्सहेलेशन में आउट हो रही है एयर, एयर आउट हो रही है तो वापस से वो ऊपर आ गया। यहाँ पे डायफ्राम फ्लैट होता है, इट मीन्स कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, यहाँ पे डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है, वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, डायफ्राम रिलैक्स, याद रख लेंगे। डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड एंड बिकम फ्लैट, जो मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पे क्या होगा, डोम शेप का, दिस इज डोम शेप, यही डोम शेप है, ओके। अब चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर, जैसे ही आप इनहेल करते हैं तो क्या होता है, चेस्ट कैविटी लार्जर हो जाती है, और यहाँ पे चेस्ट कैविटी क्या होगी, स्मॉलर हो जाएगी। यहाँ पे अगर एयर इज सक्ड अप इनटू लंग्स एंड एयर इज पुश्ड आउट फ्रॉम द लंग्स, एयर बाहर जा रही है, एयर अंदर आ रही है, ओके। अब याद रख लेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन हमारे पास में पहले कई बार आ चुके हैं। क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, ये पूछा गया था कि डायफ्राम जो है वो क्या है, एक्सप्लेन डायफ्राम, एंड ऐसा कैसे हो सकता है कि लंग्स जो हैं पूरी की पूरी एयर बाहर जाने के बाद भी कोलैप्स नहीं कर रहे हैं। कोलैप्स नहीं करने का मतलब क्या है, लंग की अगर पूरी की पूरी एयर बाहर चली गई है, एक्सहेल हमने कर दिया है, इनहेल करने में अगर टाइम लग रहा है, तो इन दोनों के बीच का जो छोटा सा एक टाइम पीरियड है उसमें तो लंग खाली हो जाना चाहिए। जैसे एक बलून के अंदर आपने एयर फिल किया और जैसे ही उसे रिलीज कर दिया तो वहां पे एयर एम्प्टी हो गई। यहाँ पे क्या होता है, डायफ्राम हमें याद रखना है, डिफाइन डायफ्राम। डायफ्राम इज अ लार्ज डोम शेप्ड मसल दैट सेपरेट्स द चेस्ट फ्रॉम एब्डोमेन, चेस्ट को एब्डोमेन से सेपरेट करता है। एंड रेसिडुअल वॉल्यूम, एक ऐसा वॉल्यूम है, अमाउंट ऑफ एयर ऑलवेज रिमेनिंग इन द लंग्स, लंग्स इसीलिए कभी भी कोलैप्स नहीं हो सकते, उनके पास में एक रेसिडुअल वॉल्यूम है, एक ऐसा अमाउंट ऑफ एयर जो कि क्या है, प्रोवाइड सफिशिएंट टाइम टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड रिलीज CO2, ये इतना टाइम इनको दे देता है, ओके, याद रख लेंगे। अब अगर हम बात करें एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन सिंपल सी बात है, एक्सटर्नल वर्ड से ही समझ में आ रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द लंग्स एंड द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या है, इंटरनल रेस्पिरेशन का मतलब है एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडी टिश्यूज। अब अगर हम देखें कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा इनका, O2 का और CO2 का हमने ले लिया, आपने बता दिया मैम कि वो पर्टिकुलरली कहाँ चले जाएंगे, वो जाएंगे ब्लड कैपिलरीज जो एल्वुलाई पे हैं वहां पे जाके डिफ्यूज हो गए। अब क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, 97% जो हमारे पास में ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ में कंबाइन होके जाता है और वो बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जिसे हम लिख सकते हैं HbO2। Hb इज द सिंबल फॉर हीमोग्लोबिन, ओके। 3%, 100% में से 97% तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में जाएगा, 3% जाएगा प्लाज्मा से, डायरेक्ट प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाएगा। अब हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन जो हमारे पास में CO2 का हो रहा है वो कैसे हो रहा है। CO2 का ट्रांसपोर्टेशन 3 प्रोसेस में हो रहा है, 3 पार्ट्स में, जैसे 5 to 7% CO2 जो है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर चली जाएगी, ओके। फिर 70% मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो हमारे पास में CO2 रहेगा वो बायकार्बोनेट की फॉर्म में जाता है। बायकार्बोनेट का एक आयन, बायकार्बोनेट क्या होता है, HCO3, HCO3 का एक आयन बनेगा और बायकार्बोनेट के आयन्स जो हैं वो प्लाज्मा में लेके जाएंगे CO2 को रैप अप करके। और 23% जो हमारे पास में है वो कंबाइंड स्टेट में जाएगा हीमोग्लोबिन के साथ में, यानी हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके वो बनाता है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ये बनाएगा कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, याद रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, जो हमने पढ़ा वो सेलुलर रेस्पिरेशन ही है, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन द सेल,
जैसे ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ में जैसे कंबाइन हुआ और उसने क्या बना के दे दिया, CO2, H2O एंड ATPs। ये 38 ATPs हमें बना के दे रहा है। अब देखेंगे कि समरी हम रिवाइज कर लेते हैं रेस्पिरेशन में क्या है। ग्लूकोज है, ग्लाइकोलाइसिस किया, पायरुवेट बना दिया, पायरुवेट का ऑक्सीडेशन हुआ और फिर वहां से क्या होता है, पायरुवेट के ऑक्सीडेशन के बाद में CO2 बना। जैसे CO2 बना, वो CO2 क्या करता है, एसिटाइल कोएंजाइम A बनाता है, क्रैब्स साइकिल के अंदर जाएगा, वहां से CO2 रिलीज होगा और वहीं से हमारे कुछ इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन आयन बनते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हमारे पास में है ना, वो क्या करेंगे, और हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, दोनों कंबाइन होकर के ऑक्सीजन और वाटर बना देते हैं, जिससे कि हमारे पास में ऑक्सीजन, वाटर एंड एनर्जी हमें मिलता है। यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी हमें मिलेगा। तो ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, इसमें तीनों प्रोसेस हमने देख लिए। अब देखेंगे क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है, नेम द सब्सटेंस हुज बिल्ड अप इन द मसल। कौन सा सब्सटेंस है, विग्रस फिजिकल अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो क्रैम्प बना सकता है और वो हमारे मसल सेल में बन रहा है। ठीक है, इथेनॉल बनता है क्या, फर्स्ट ऑप्शन है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी। सेकंड ऑप्शन लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। थर्ड ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ऑप्शन डी पायरुवेट। फटाफट से बताएंगे कौन सा है इसका करेक्ट आंसर। ABCD, बी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड ही बनेगा। लैक्टिक एसिड मसल के अंदर बनता है जिसकी वजह से मसल क्रैम्प्स आते हैं। वेरी नाइस। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट। ईस्ट के अंदर अपन को देखना है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन के अंदर अगर हम बात करें कि ईस्ट के अंदर ऑक्सीजन बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा या नाइट्रोजन बनेगा। फटाफट से बताएंगे कौन सा है, ABCD, जल्दी जल्दी जल्दी। ऑक्सीजन बनेगा क्या, नो ऑक्सीजन नहीं बनेगा। वेरी गुड, क्या बनेगा, बी इज द करेक्ट आंसर, CO2 बनेगा, क्योंकि हमें पता है ईस्ट के अंदर क्या बना था, इथेनॉल एंड CO2। वेरी नाइस। अब देखेंगे नेक्स्ट, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स जो हो रहा है वो स्टोमेटा के अंदर हो रहा है, हमें पता है। अब स्टोमेटा के अंदर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स होता कैसे है, एक बार इसको हम देख लेते हैं। ओके, यहाँ देखेंगे स्टोमेटा के अंदर आपको दिख रहा है मॉलिक्यूल्स अंदर जा रहे हैं, ये ओपन हो रहा है, तो मॉलिक्यूल्स बाहर जा रहे हैं, ये ओपन हो रहा है। तो स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज होता है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एयर मॉलिक्यूल्स अंदर और बाहर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें ये पढ़ना है कि ड्राई हमारे पास में क्या होगा, डे टाइम और नाइट टाइम की बात करनी है। डे टाइम और नाइट टाइम में क्या हो रहा है, डे टाइम के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, रेस्पिरेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और उसे यूज कर लेता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। क्योंकि डे टाइम है तो सनलाइट पूरी आ रही है, फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, नेट रिजल्ट देता है ऑक्सीजन। जबकि नाइट टाइम में क्या होता है, नाइट टाइम के अंदर कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि सनलाइट ही नहीं है प्रेजेंट, सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस होगा नहीं। रेस्पिरेशन जो है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और नेट रिजल्ट हमें यहाँ पे मिलता है क्या, ऑक्सीजन गिवन आउट। एक्चुअल में नाइट टाइम के अंदर जो प्लांट्स हैं वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्या देते हैं, CO2 देते हैं। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा। यहाँ पे अपन को क्या, अब वो कहानी तो तुम सुनी होगी, कौन सी कहानी, जिसमें बोलते हैं कि पेड़ों को रात को हाथ नहीं लगाएं, पीपल के पेड़ के नीचे रात को सोना नहीं चाहिए, पीपल के पेड़ में कोई भूत रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। पेड़ों को शाम को क्यों नहीं हाथ लगाना चाहिए या पेड़ों के पास नहीं जाना है, एक्चुअल में पेड़ों के पास नहीं जाना है। क्यों, क्योंकि वो नाइट टाइम में क्या कर रहे हैं, हमने देखा कि नाइट टाइम के अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारी बॉडी के पास आ जाएगी तो हमें रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होगी, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी और उसी की वजह से हो सकता है कि हमारी डेथ हो जाए, या फिर हो सकता है हमारे पूरे ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ही भर गया है, उसकी वजह से हमें कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसीलिए बोलते हैं कि पीपल के पेड़ के पास भूत है, भूत नहीं है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके, याद रख लेंगे। जल्दी से बताएंगे ABCD।
इसका आंसर कौन सा है करेक्ट? ए तो गलत है। क्यों? रेस्पिरेशन सिर्फ डे टाइम में थोड़ी होता है, हमें अभी हमने देखा नाइट में भी होता है। ऑक्सीजन तो चाहिए। एंड ओनली लीव्स कैरीड आउट, नहीं, लेंटिसेल्स भी होते हैं, रूट हेयर्स भी होते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। बोथ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन अकर्स इन लीव्स। लीव्स के अंदर कब हो रहे हैं? लीव्स के अंदर हो रहे हैं ड्यूरिंग द डे। ओके, अब देखिए ब्रीदिंग इन फिश, फिश के अंदर कैसे हो रहा है? फिश जो है वो क्या करती है, वाटर को टेक इन वाटर थ्रू माउथ, माउथ से क्या करेगी, वाटर को ले जाएगी, फोर्स इट पास द गिल्स, गिल्स के पास उसे पास करेगी, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में चला जाएगा। होता क्या है, ये इसके पास में गिल्स है, आपको दिख रहे हैं, ये इसने माउथ से लिया वाटर, माउथ से जैसे ही वाटर लिया उसमें से जितना भी डिजॉल्व ऑक्सीजन था वो तो ब्लड में गया, और गिल्स से क्या करेगी, बाकी पानी बाहर निकाल देगी। तो ये ब्रीदिंग एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कर रहा है। एक्चुअल में ये यूज करते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन को वाटर के अंदर जो डिजॉल्व हो चुकी है। रेट ऑफ ब्रीदिंग इज मोर एज दे हैव टू ऑब्टेन मोर ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, क्योंकि ये वाटर में डिजॉल्व हुई हुई ऑक्सीजन को ऑब्टेन कर रहे हैं, इसलिए इनकी रेट ऑफ ब्रीदिंग भी क्या है, ज्यादा है। ओके, अब देखेंगे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें, ब्रीथ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर, या एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन को ब्रीथ कर रहे हैं, जो भी एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है उसे ब्रीथ कर लेंगे, और ब्रीदिंग इज, रेट ऑफ ब्रीदिंग इज लेस कंपेयर टू एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास में हमने ये ब्रीदिंग का देखा। अब देखते हैं फटाफट से प्रैक्टिस क्वेश्चन एक। ये हमारे पास में क्या है, PYQ। डिस्क्राइब द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एल्वुलाई, एल्वुलाई के अंदर डिस्क्राइब करना है। एंड व्हाई आर द एल्वुलाई रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल। अब देखो, एल्वुलाई आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स फॉर एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अभी अपन ने देखा था, अपन ने क्या देखा था कि एल्वुलाई के चारों तरफ, एल्वुलाई के ऊपर एक बंच बना हुआ है कैपिलरीज का, जो कि फटाफट से क्या करेंगी, डिफ्यूजन का प्रोसेस करेंगी, ऑक्सीजन ले जाएंगी, कार्बन डाइऑक्साइड दे देंगी। ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वुलाई डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड कैपिलरीज एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड डिफ्यूजेस टू द एल्वुलाई। वो बैक दे रहा है, इसी को हम बोलते हैं एल्वुलाई पर्टिकुलरली गैसेस एक्सचेंज में कैसे वर्क कर रहा है। तो हम ये याद रख लेंगे। रेस्पिरेशन का जो टॉपिक है वो यहाँ पे हमारा खत्म होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, जो कि है ट्रांसपोर्टेशन, लाइफ प्रोसेसेस का थर्ड टॉपिक। ओके।